देश को जाने, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, अलग अलग देशों को जानने की हमारी सीरीज में आज हम उस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत, अफ्रीका और कई अन्य क्षेत्रों पर वर्षों तक राज किया। ये देश मेनलैंड यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित एक द्वीपीय देश है जिसे दुनिया के 7th सबसे बड़े आइलैंड कंट्री के रूप में जाना जाता है। यहाँ की राजधानी लंदन है, जो कि विश्व के लीडिंग कमर्शियल, फाइनेंशियल और कल्चरल सेंटर्स में से एक है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की। आमतौर पर इसे यूके या ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है। वास्तव में यूनाइटेड किंगडम कई देशों का समूह है, जिनमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक देशों के साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों देशों को मिलाकर इस क्षेत्र को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इसी ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। यूके के अंतर्गत इन 4 कंट्रीज के आसपास स्थित दूसरे छोटे छोटे आइलैंड्स भी शामिल हैं। ये देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की पर आधारित है। कई 100 वर्षों में कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज के एनेक्सेशंस, यूनियंस और सेपरेशन की एक श्रृंखला से विकसित हुआ ये देश दुनिया भर में महान राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव के साथ एक आर्थिक और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से यूनाइटेड किंगडम के बारे में। जियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूके कई द्वीपों से मिलकर बना है। यूके को दूसरे देश से जोड़ने वाली एकमात्र लैंड बॉर्डर नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच स्थित है। इस लैंड बॉर्डर के अलावा यूके हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। साउथ में यूके इंग्लिश चैनल से घिरा है, जो इसे कॉन्टिनेंटल यूरोप से अलग करता है। इसके साथ ही ईस्ट में नॉर्थ सी और वेस्ट में आयरिश सी और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और कई छोटे द्वीप समूहों को ब्रिटिश आइल्स भी कहा जाता है। यूके के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ इंग्लैंड यहाँ का सबसे बड़ा देश है। स्कॉटलैंड दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो यूके के क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है। इनकी तुलना में वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड बहुत ही छोटे देश हैं। यूके की फिजिकल जियोग्राफी बहुत ही भिन्न है। इंग्लैंड में ज्यादातर लोलैंड टेरेन पाए जाते हैं। अपलैंड्स या पहाड़ी इलाके केवल कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं, जिनमें लेक डिस्ट्रिक्ट, पेनेनीज, नॉर्थ यॉर्क मोर्स, एक्समो और डार्टमोर जैसे अपलैंड्स शामिल हैं। स्कॉटलैंड को यूके के सबसे ज्यादा पहाड़ी देश के रूप में जाना जाता है। हालांकि वेल्स भी ज्यादातर पहाड़ी देश है, लेकिन साउथ वेल्स, नॉर्थ और सेंट्रल वेल्स की तुलना में कम पहाड़ी है। नॉर्दर्न आयरलैंड में अधिकांश हिली लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, जिनमें ग्रेनिट पर्वत श्रृंखला के रूप में मॉन माउंटेन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा 4411 फीट की ऊंचाई के साथ यूके में सबसे ऊंचा पर्वत बेन नेविस है, जो स्कॉटलैंड के ग्रैम्पियन माउंटेन रेंजेस में स्थित है। इसके साथ ही देश के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ स्कॉटलैंड में ही पाए जाते हैं। साथ ही सबसे लंबी नदी सेवन रिवर है, जो वेल्स से इंग्लैंड में बहती है, और इंग्लैंड में स्थित प्रसिद्ध रिवर टेम्स यूके की तीसरी सबसे लंबी नदियों में शामिल है। नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित लॉक ने लेक सरफेस एरिया के हिसाब से यूके की सबसे बड़ी झील है। हालांकि स्कॉटलैंड में स्थित लॉक नेस लेक वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। इसके साथ ही यूके का सबसे लोएस्ट पॉइंट इंग्लैंड में ईस्ट एंग्लिया में स्थित फेनलैंड्स में है, जिसके कुछ हिस्से समुद्र तल से तकरीबन 4 मीटर नीचे हैं। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो आमतौर पर यूके की जलवायु टेम्परेट है, जिसे ह्यूमिड टेम्परेट ओशियानिक क्लाइमेट के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि यूके हमेशा पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम के रास्ते में या उसके करीब होता है, इसलिए प्रेशर में बदलाव और अस्थिर मौसम देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर देश का दक्षिण उत्तर की तुलना में गर्म है और पश्चिम पूर्व की तुलना में अधिक नमी भरा है। गल्फ स्ट्रीम के गर्म होने के प्रभाव के कारण सेम लैटिट्यूड पर स्थित कुछ अन्य स्थानों की तुलना में यूके विशेष रूप से गर्म देश है। पूरे क्षेत्र में नॉर्थ अटलांटिक करंट के कारण बहने वाली साउथ वेस्टर्ली विंड्स प्रचलित हैं। इसके अलावा स्कॉटिश हाईलैंड्स में 3000 mm से अधिक की वर्षा और कैम्ब्रिज में तकरीबन 600 से 550 mm जितनी कम वर्षा के साथ यूके में एनुअल रेनफॉल काफी वेरी करती है। इंग्लैंड में मौजूद एसेक्स क्षेत्र 600 mm की वर्षा के साथ यूके के सबसे ड्राई क्षेत्र में से एक है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड से बने यूनाइटेड किंगडम की जियोग्राफी को। लेकिन ये कंट्रीज हमेशा से ही यूके का हिस्सा नहीं थी। वास्तव में 1707 AD तक यूके का अस्तित्व ही नहीं था।
इन चारों कंट्रीज का अपना अलग अलग इतिहास रहा है। इतिहास के अलग अलग अवधियों में विभिन्न संयोजनों में और विभिन्न प्रकार के राज व्यवस्था के तहत इन देशों का यूनियन हुआ। आइए एक नजर डालते हैं यूनाइटेड किंगडम के इतिहास पर। हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूके का ओरिजिन कब और कैसे हुआ, ये समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं 10वीं शताब्दी की तरफ, जब 927 एडी में इंग्लैंड एक साम्राज्य बनकर उभरा। ब्रिटेन के प्री हिस्टोरिक निवासी केल्टिक भाषी लोग थे, जिनमें वेल्स के ब्रायथॉनिक लोग, स्कॉटलैंड के पिक्ट्स और ब्रिटेन के ब्रिटन्स शामिल थे। रोमन एम्पायर यहां 5th सेंचुरी एडी तक बना रहा और इसमें इंग्लैंड और वेल्स का क्षेत्र शामिल था। 5th सेंचुरी एडी में रोमन रूल खत्म होने के बाद यहां पर कई ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स अस्तित्व में आए। इन ग्रुप्स में एंगल्स, सैक्सन्स, फ्रिसियंस और जूट्स सहित जर्मेनिक ट्राइब्स शामिल थीं। ये सभी ट्राइब्स और ग्रुप्स आइलैंड पर माइग्रेट होकर आए थे और साउथ ईस्टर्न क्षेत्र में केंद्रित थे। कई शताब्दियों तक ये सभी ट्राइब्स और ग्रुप्स डोमिनेंस के लिए आपस में लड़ते रहे और 9th सेंचुरी की शुरुआत में सैक्सन्स ने आइलैंड के सदर्न रीजन पर अपना अधिकार कर लिया। इंग्लैंड की एक किंगडम बनने की कहानी में सबसे पहले नाम आता है किंग एथलस्टन का, जिसने सैक्सन्स की टेरिटरीज को एक्सपैंड किया और इन टेरिटरीज पर राज करने वाला पहला शासक बना। इस तरह सैक्सन्स द्वारा बसाया गया अधिकांश क्षेत्र 10वीं शताब्दी तक इंग्लैंड साम्राज्य के रूप में एकीकृत हो गया। 1066 एडी में इंग्लैंड साम्राज्य पर शासन के लिए संघर्ष जोर पकड़ रहा था। इस दौरान कुछ फ्रेंच प्रोविंसेस ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, जिसे हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के रूप में जानते हैं। नॉर्मन आर्मी ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन यह सिर्फ दक्षिण हिस्सों तक ही सीमित रही। इस समय वेल्स के प्रबल शासक थे ब्लेडेन एप सिनफिन। 1075 एडी में सिनफिन की मृत्यु के बाद वेल्स क्षेत्र में गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर छिड़ गया और इसी युद्ध के कारण नॉर्मन आर्मी को वेल्स पर कब्जा करने का मौका मिल गया। नॉर्मन आर्मी ने 1092 एडी तक वेल्स पर पूरी तरह अपना नियंत्रण जमा लिया था, लेकिन 1094 में नॉर्मन आर्मी के अगेंस्ट एक विद्रोह हुआ और धीरे धीरे वेल्स के रूलर्स ने वापस अपनी टेरिटरीज को हासिल कर लिया। वेल्स रूलर्स और इंग्लैंड के नॉर्मन रूलर्स के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और अंततः 1283 में इंग्लैंड ने वेल्स को एनेक्स कर लिया और इस प्रकार वेल्स इंग्लैंड की सबसे पहली कॉलोनी बन गई। हालांकि इसके बाद भी वेल्स के रूलर्स की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह हुए, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिरकार 1535 में लॉज इन वेल्स एक्ट के तहत वेल्स को कानूनी तौर पर इंग्लैंड का हिस्सा बनाया गया और इस तरह 16th सेंचुरी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन में 2 राज्य मुख्य रूप से उभर कर आते हैं, जिसमें एक था किंगडम ऑफ इंग्लैंड, जिसमें वेल्स भी शामिल था, और दूसरा था किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड। 1707 एडी में स्कॉटलैंड का साम्राज्य भी इंग्लैंड में शामिल हो गया। दरअसल 1503 एडी में इंग्लैंड के किंग हेनरी VII की बेटी का विवाह स्कॉटलैंड के जेम्स IV के साथ तय हुआ। इससे पहले दोनों साम्राज्यों में लगातार युद्ध होते आ रहे थे। इन्हीं संघर्षों को खत्म करने के लिए 1502 एडी में दोनों साम्राज्यों के बीच ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस पर हस्ताक्षर किए गए। इसी संधि के तहत ही ये मैरिज अलायंस भी किया गया था। हालांकि 1513 में दोबारा दोनों राज्यों के बीच युद्ध शुरू होने की वजह से ये संधि तो नाकामयाब रही, लेकिन इस विवाह गठबंधन से दोनों राज्यों को फायदा हुआ। इसके बाद 1603 एडी में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उनके कजन और स्कॉटलैंड के राजा जेम्स VI को इंग्लैंड का सिंहासन सौंपा गया। इस समय को इतिहास में यूनियन ऑफ क्राउन्स के नाम से जाना जाता है। अंततः इंग्लैंड और स्कॉटलैंड राज्यों का यूनिफिकेशन 1707 में एक्ट्स ऑफ यूनियंस के तहत हुआ और इसी यूनिफिकेशन के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के बनने की कहानी में हमने अभी तक देखा कि कैसे इंग्लैंड के किंगडम में वेल्स और स्कॉटलैंड यूनाइट हुए। आइए देखते हैं कैसे और कब इनके साथ नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल हुआ। किंगडम ऑफ आयरलैंड की स्वतंत्रता 1798 में शुरू हुए आयरिश विद्रोह के साथ समाप्त हो गई। ये आयरिश विद्रोह 1792 से 1802 तक चलने वाले एंग्लो फ्रेंच वॉर के दौरान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के रूप में शुरू हुआ। ग्रेट ब्रिटेन को डर था कि आयरलैंड रेवोल्यूशनरी फ्रांस के पक्ष में हो जाएगा और इसी कारण ग्रेट ब्रिटेन ने आयरलैंड को एनेक्स करने का फैसला किया। 1801 में यूनाइटेड किंगडम शब्द आधिकारिक रूप से तब प्रयोग में आया जब ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के पार्लियामेंट्स ने एक्ट्स ऑफ यूनियन को पारित किया और तभी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड अस्तित्व में आया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है
कि इस दौरान नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग देश नहीं हुआ करता था। नॉर्दर्न आयरलैंड का गठन 1921 में हुआ, जब आयरलैंड द्वीप नॉर्दर्न और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में विभाजित हो गया। ये विभाजन आयरिश इंडिपेंडेंस के लिए एक लंबे और जटिल संघर्ष का परिणाम था। दरअसल जब आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब कई ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट्स आयरलैंड चले गए। उनमें से अधिकांश नॉर्दर्न क्षेत्र में अल्स्टर में बस गए, क्योंकि वहां की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी और जमींदारों के लिए ये जगह फायदेमंद थी। इसका मतलब ये था कि नॉर्दर्न आयरलैंड में अधिकांश लोग ब्रिटिश शासन से संतुष्ट थे, क्योंकि उस क्षेत्र में रहना उनके पक्ष में था। इसके विपरीत आयरलैंड का दक्षिण भाग ग्रेट ब्रिटेन के शासन से खुश नहीं था। सदर्न आयरलैंड में कैथोलिक नेशनलिस्ट मेजॉरिटी में थे और कैथोलिक्स पर हुए ऑपरेशंस के कारण वो ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र होना चाहते थे। कई संघर्षों के बाद 1919 में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ गया, जो 1921 में एंग्लो आयरिश ट्रीटी के साथ समाप्त हुआ। इसे आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग देश बना, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बने रहने के लिए सहमत हुआ। और इस प्रकार किंगडम ऑफ इंग्लैंड से शुरुआत होते हुए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड स्थापित हुआ। इंग्लैंड एक इंडिपेंडेंट सत्ता न होते हुए भी इस यूनियन में डोमिनेंट पोजीशन पर है। इन 4 देशों के अलावा यूके में 14 ओवरसीज टेरिटरीज भी शामिल हैं, जो एक दौर में ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। ये पूर्व ब्रिटिश एम्पायर के अंतिम अवशेष हैं और यूके का हिस्सा नहीं है। आंतरिक रूप से ये टेरिटरीज सेल्फ गवर्नड हैं और यूके के साथ डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस बरकरार रखते हैं। इन टेरिटरीज में फॉकलैंड आइलैंड्स, ब्रिटिश एंटार्क्टिका टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम विश्व युद्धों की बात करें तो साल 1914 से 1918 के बीच हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूके एक प्रमुख एलाइड पावर बना। यूके ने मुख्य रूप से जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस दौर में आर्म्ड फोर्सेस का विस्तार और पुनर्गठन किया गया और इसके साथ ही रॉयल एयरफोर्स की स्थापना भी की गई। ये संघर्ष यूके में टोटल वॉर का पहला आधुनिक उदाहरण था। 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूके 3 बड़ी शक्तियों में से एक था, जिसमें यूके के साथ अमेरिका और सोवियत यूनियन शामिल थे। इस अवधि के दौरान टोटल मोबिलाइजेशन और स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन बनाए रखते हुए यूके ने युद्ध जीतने में पूर्ण योगदान दिया। यूके में इस युद्ध को पीपल्स वॉर कहा जाता है, जिसने लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया। युद्ध के बाद यूके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक बन गया और इसके साथ ही IMF, वर्ल्ड बैंक और नेटो जैसे कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना में संस्थापक सदस्य बनकर उभरा। आइए अब एक नजर डालते हैं यूके की राजनीति और सरकार पर। पॉलिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूके एक यूनिटरी स्टेट है जो एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की के तहत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ढांचे में शासित होता है। वर्तमान समय में यूके के सम्राट किंग चार्ल्स III हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट के रूप में जाने जाते हैं, जबकि यूके के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हैं। किंग चार्ल्स III यूके के साथ साथ 14 अन्य स्वतंत्र देशों के भी सम्राट और राज्य प्रमुख हैं। इन कुल 15 देशों को कॉमनवेल्थ रेल्म्स भी कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि ये किसी सिंगल डॉक्यूमेंट में निर्धारित नहीं है। सम्राट देश पर शासन करने में प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम भाग लेते हैं और राजनीतिक मामलों में न्यूट्रल अथवा निष्पक्ष रहता है। हालांकि देश का अधिकार सॉवरेन में निहित है और इसे क्राउन कहते हैं। क्राउन सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्यकारी शक्ति के स्रोत के रूप में जाना जाता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अलावा क्राउन के पास कुछ मामलों में सामूहिक रूप से शाही विशेषाधिकार हैं, यानी कि रॉयल प्रेरोगेटिव मौजूद होते हैं। इन अधिकारों का उपयोग कई मायनों में किया जा सकता है, जैसे कि संसद को भंग करना, पासपोर्ट जारी करना या वापस लेना, प्रधानमंत्री को निष्कासित करना या युद्ध की घोषणा करना इत्यादि। सम्राट आपराधिक मुकदमे में पूरी तरह से मुक्त होते हैं और केवल उसकी अनुमति से ही मुकदमा चलाया जा सकता है। इसे सॉवरेन इम्यूनिटी के रूप में जाना जाता है। सॉवरेन लॉ के तहत सम्राट को किसी प्रकार का टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यूके की महारानी एलिजाबेथ II ने अपनी इच्छा से 1993 से 2022 तक, यानी अपने जीवन और शासनकाल के अंत तक टैक्स पे किया था। इसके साथ ही लोकल रेट्स का भुगतान भी किया। हालांकि राजशाही को सरकार से पर्याप्त अनुदान भी प्राप्त होता है। इसे सॉवरेन सपोर्ट ग्रांट कहते हैं और इसीलिए महारानी एलिजाबेथ II को
उनकी मां रानी एलिजाबेथ द क्वीन मदर से विरासत में इनहेरिटेंस टैक्स पे करने से छूट मिली थी। यूके में ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। यहाँ की संसद बाइकैमरल है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स शामिल हैं। यूके की सरकार को आधिकारिक तौर पर हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत सम्राट प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि यूके पार्लियामेंट के लोअर हाउस का सदस्य होना जरूरी होता है और इसके साथ ही हाउस ऑफ कॉमन्स में पूर्ण बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करते हैं जो सरकार बनाते हैं और विभिन्न विभागों में राजनीतिक प्रमुखों के रूप में कार्य करते हैं। यूके में प्रधानमंत्री का पद विशेष रूप से बनाया गया है। ये पार्लियामेंट के कई एक्ट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इतिहास की घटनाओं के कारण 300 वर्षों में धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है। दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ अलग अलग स्तर पर स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की डिवॉल्व्ड पार्लियामेंट्स भी मौजूद हैं। आइए समझते हैं क्या है ये डेवोल्यूशन। कई वर्षों तक इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ये सभी लंदन में वेस्टमिंस्टर स्थित यूके सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे। लेकिन डेवोल्यूशन नामक एक प्रक्रिया में कुछ पावर्स इंग्लैंड से कार्डिफ, बेलफास्ट और एडिनबरा में इलेक्टेड बॉडीज को ट्रांसफर कर दी गई। इस डेवोल्यूशन के लिए पब्लिक वोट्स 1997 में स्कॉटलैंड और वेल्स में और 1998 में आयरलैंड में आयोजित किए गए थे। इससे नए निर्वाचित संस्थानों का निर्माण हुआ, जिसमें स्कॉटिश पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली ऑफ वेल्स जिसे अब सेनेट कहा जाता है और नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली शामिल हैं। ये सभी महामहिम की सरकार यानी हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं और क्राउन के तहत अपने अधिकार के साथ सीधे अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। इसके विपरीत इंग्लैंड में कोई डिवॉल्व्ड एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर नहीं है और सभी मुद्दों पर यह ब्रिटेन की सरकार और संसद द्वारा सीधे प्रशासित होता है। आइए अब विस्तार से देखते हैं यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को। इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूके एक पार्शियली रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट एक्सचेंज रेट्स के आधार पर यूके आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही जर्मनी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का सेंट्रल बैंक है और देश की मुद्रा यानी कि करेंसी पाउंड स्टर्लिंग में नोट और कॉइन्स जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यूएस डॉलर, यूरो और जापानीज येन के बाद पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिजर्व्ड करेंसी है। यहां पर सर्विसेज सेक्टर डोमिनेटिंग सेक्टर है, जो देश की जीडीपी में लगभग 81% तक का योगदान देता है। इसके साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और लंदन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा को 2021 में अपने फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए दुनिया में 17th और यूरोप में 6th पोजीशन पर रखा गया था। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से 26 का मुख्यालय यूके में ही स्थित है। इसके साथ ही दुनिया भर में टेक्नोलॉजी सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा, एरोस्पेस इंडस्ट्री में दूसरा सबसे बड़ा और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 10वां सबसे बड़ा स्थान रखने वाला यूके वर्तमान में सबसे अधिक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज में से एक है। देश में एग्रीकल्चर हाईली मैकेनाइज्ड और एफिशिएंट है। देश अपने फूड नीड्स का लगभग 65% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की आपूर्ति इंपोर्ट द्वारा की जाती है। फूड स्टफ्स के अलावा यूके के बाहरी इंपोर्ट्स में मशीनरी और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट शामिल हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो प्रमुख तौर पर ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, केमिकल्स और ऑयल शामिल हैं। इसके साथ ही सर्विसेज, विशेष रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज, अन्य प्रमुख एक्सपोर्ट्स में शामिल हैं और यूके के ट्रेड बैलेंस में सकारात्मक योगदान देती हैं। इन सभी आर्थिक पहलुओं के साथ साथ नॉर्थ सी में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। हालांकि 2005 से यूके ऑयल का नेट इंपोर्टर रहा है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा यूनाइटेड किंगडम के बारे में, जो कभी दुनिया के 1/4 हिस्से पर शासन करने वाला इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। आज भी ब्रिटेन की कई पूर्व कॉलोनीज की भाषा, संस्कृति, कानून और राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिटिश प्रभाव देखा जा सकता है। अगर आप भी यूके के बारे में कुछ विशेष जानकारी जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।